हेलो एवरीवन। आज का दिन बहुत लाजवाब होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज आप सबकी डिमांड पे बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल के दोनों टॉपर, क्लास 10th आईसीएससी और क्लास 12th आईएससी, दोनों के टॉपर यहाँ पर मौजूद हैं। शिवांश श्रीवास्तव और अरमान सिंह, दोनों के दोनों मैथमेटिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं। अगर आप शिवांश श्रीवास्तव को जानते हैं तो उनके 96% है, और अरमान सिंह जो कि आईएससी से बिलोंग करते हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स ब्रांच के हैं, उनका 95.75% है। बट अगर आप आईसीएससी में टॉपर देखेंगे पूरे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है शिवांश श्रीवास्तव, उसका 96% है, वो मैथमेटिक्स ब्रांच का है। जबकि अगर हम बात करें अरमान सिंह की, तो ये जो है मैथमेटिक्स ब्रांच में बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल, सेम स्कूल के आईएससी के स्टूडेंट हैं, और इनका मैथमेटिक्स ब्रांच में 95.75 है। बट इनकी पोजीशन अगर हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे जो सेकेंड पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स ब्रांच में है, और जो बायोलॉजी का बच्चा है वो इनसे एक नंबर आगे है। उसका जो परसेंटेज है वो 96 है। निखिल कुमार, वो भी हमारा ही स्टूडेंट है, बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है। तो आपको उन दोनों से आज मिलवाते हैं। वो आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। जो बच्चे देख रहे हैं उनको, उनके जूनियर आज उनको देखेंगे और सुनेंगे भी। तो मिलवाते हैं आपको। हेलो, ओके। सो माइक टेस्टिंग चल रही थी, आवाज़ कम कर लीजिए। तो बच्चों, मिलवाते हैं आप सबको हमारे जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट के आईएससी और आईसीएससी के टॉपर हैं, शिवांश श्रीवास्तव और अरमान सिंह। तो दोनों ही से आप सबके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कई क्वेश्चंस आप सबने मुझसे पूछे थे कि इन सबसे पूछना, इन दोनों लोगों से पूछना। क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने टॉप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही बच्चों के लिए क्वेश्चन चूज़ किए हुए थे। तो देखते हैं और आप सबके क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अरमान सिंह से। अरमान सिंह, ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ आईएससी क्लास 12th। वेट अ मिनट, इसकी आवाज़ पता नहीं चलेगा ना बाद में। कोई बात नहीं, अब तो कंफर्म है। हाँ, तो अरमान सिंह यहाँ पर हैं हमारे साथ, और शिवांश श्रीवास्तव भी हैं। आज की शाम है और दोनों के टॉपर यहीं पर हैं, आईएससी और आईसीएससी क्लास 10th एंड 12th। तो बात करते हैं शिवांश श्रीवास्तव। इनका 96% आया हुआ है आईसीएससी में, और अरमान सिंह 95.75%, एंड बोथ आर द टॉपर्स ऑफ हरदोई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो अरमान सिंह से शुरू करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही। आप सबको पता है कि जो 12th था आईएससी का, इसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड दो प्रोसेस थे जो काउंसिल ने डिसाइड किए हुए थे। सेमेस्टर फर्स्ट जो था आपका 12th का 80 मार्क्स का था, और सेमेस्टर सेकेंड 40 मार्क्स का था। इसमें भी सेमेस्टर फर्स्ट जो था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, और सेकेंड सेमेस्टर जो है वो पूरा थ्योरेटिकल था। तो इनकी जर्नी कैसी रही, इनके क्वेश्चंस क्या रहे, कैसे रहे, इस पर बात करते हैं। ठीक है, अरमान सिंह। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरमान सिंह। तो जैसा कि मेरी अगर जर्नी की बात करी जाए, तो मेरी जर्नी जो मेन मैथमेटिक्स की अगर स्टार्ट हुई है तो 10th क्लास से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मेरा स्कोरिंग कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी। पर मेरे एक फ्रेंड थे नीतीश कुमार, उसके बहुत बढ़िया रही, मुझसे बढ़िया स्कोरिंग था। और मेरा दोस्त भी था बढ़िया, उसने बहुत बढ़िया स्कोर किया। उससे मैं थोड़ा डिमोटिवेट अपने लिए हुआ था कि जितनी मैंने मेहनत करी उतना नहीं स्कोर कर पाया। फिर मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी। तो सर ने थोड़ा बताया था कि हाँ ले लो, कोई बढ़िया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है तो लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने, जितने भी दोस्त हैं मेरे, सबने मैथमेटिक्स ज्वाइन करा। फिर 11th में तो नहीं, 11th में बोलूँगा कि इतना बढ़िया मैंने स्टार्टिंग करी या पढ़ाई बढ़िया से करी। लेकिन हाँ, इंटर में मैंने मेहनत स्टार्टिंग से शुरू करी, फिर लगातार करता गया। सेमेस्टर 1 में फिर मेरी मेहनत दिखी, फिर सेमेस्टर 2 में भी बढ़िया से करा। सारे दोस्तों के सपोर्ट की वजह से और सर के सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा मिला। आपको एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर कि मैथमेटिक्स में ही गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स।
समझ सकते हैं आप लोग कि सेमेस्टर फर्स्ट में इनका 80/80 और सेमेस्टर सेकेंड जो काउंसिल ने डिसाइड नहीं किया, टोटल उन्होंने करके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड का दिया। तो आप समझ सकते हैं जो भी मार्क्स रहे हों, ठीक है, 40 में 40 रहा है इनका, ठीक है, और 20 मार्क्स का इनका वाइवा था, तो टोटल मिला के इनको 100 आउट ऑफ 100 मिले हुए हैं। तो कांग्रेचुलेशन, ओके। एंड शिवांश श्रीवास्तव से बात करते हैं, इनकी जर्नी कैसी रही, और 100% अच्छी होगी क्योंकि ही इज़ अ टॉपर, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन होल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ और आईसीएससी में स्पेशली। हेलो एवरीवन, मेरी मैथ्स जर्नी भी स्लो स्टडी रही 11th में। धीमे धीमे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, सारे चैप्टर को एक एक करके सब मैंने प्रैक्टिस करता रहा था। फिर मैंने मैथ्स की कोचिंग भी की थी, और मैथ्स में कोचिंग में पूरा जो पढ़ाया जाता था उनको मैं पंचुअल लेता था, सब जो भी लेक्चर्स चलते थे सारे लेक्चर्स लेता था, कभी मिस नहीं करता था। क्योंकि मैथ्स में हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए कि पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। और जितने सैम्पल पेपर्स होते थे वो सब लगाता था, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे वो सब मैं लगाता था। और जो भी सब एग्जाम्पल देख देख के कैसे क्वेश्चन को एसेस किया जाता है, कैसे उसको राइट किया जाता है, सब करके, और फिर धीमे धीमे करके, और लास्ट में मैंने जितने मैथ्स के एक दिन पहले तो मैंने बहुत कम वैसे प्रैक्टिस ही की थी, लेकिन एक महीना पहले या से आधे महीने पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। बहुत ही सही। और अब बात करते हैं अरमान से यार, क्योंकि एक एक करके सबके क्वेश्चंस लेंगे। तो बच्चों के अधिकतर क्वेश्चन ये रहते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की, आईएससी की प्रिपरेशन कैसे की, और स्पेशली टाइम मैनेजमेंट को हैंडल कैसे किया। तो अरमान सिंह इसके बारे में आपको बताएंगे कि टाइम मैनेजमेंट का उन्होंने किस तरीके से ध्यान रखा, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने पूरा पेपर कैसे सॉल्व कर दिया, जिसमें उनको 100 आउट ऑफ 100 पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। बताएंगे अरमान सिंह आपको। तो बेसिकली अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, तो अगर जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे दिन का शेड्यूल यही रहता था कि कोई टॉपिक उठाया तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता था। और बाकी अगर पेपर की बात करी जाए तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जितने आपके प्री बोर्ड हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसमें आप अपना स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर पेपर की जब बात आती है तो वही आपको फ़ायदा करता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है पेपर देने की, सैम्पल पेपर्स कर रखे हैं, तो आपको पेपर में उसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। और फिर अगर पेपर की अगर मैं बात करूं कि मैंने कैसे किया, तो मैं यही ज़्यादा मेरी अप्रोच रहती है, जो क्वेश्चन मुझे इजी लगते हैं, जो शॉर्ट होते हैं, मैं उसको कंप्लीट करता रहता हूँ। सेक्शन वाइज मैं उस चीज़ को कंप्लीट करता रहता हूँ। और जब मेरे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जब मुझे कोई लगता है टफ़ है, और जो भी मतलब एक हम लोग में होता है ऐसे में कि ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चंस में, तो हमेशा ये कोशिश रखनी चाहिए कि ऑप्शन आप सही चूज़ करें, क्योंकि अगर ऑप्शन गलत हो गया तो फिर क्वेश्चन आपका चला जाएगा। बस। थैंक यू। और क्वेश्चन सबसे पहले एक आता है कि लैंग्वेज क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो आईसीएससी में ये बहुत बड़ा मैटर है कि जब आप सर्किल या ट्रायंगल जब सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो उस समय जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लिखना ज़रूरी है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस पर आपके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर देंगे। ये जो क्वेश्चन पूछा ये बच्चों के क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो उनका रिप्लाई शिवांश श्रीवास्तव दे रहे हैं। और आपको बता दें कि मैथमेटिक्स में 96 मार्क्स थे, बट फिर भी इन्होंने टॉप कर रखा है पूरे के पूरे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। जैसे सर ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है जो थ्योरम्स या जो लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना थ्योरम्स के पेपर में स्टेप्स भी जब स्टेप मार्किंग चेक होती है तो बिना थ्योरम के नंबर्स भी डिडक्ट होते हैं, जैसे कि सर्कल में ही होते हैं। और सर्कल में जो भी थ्योरम्स होती हैं वो सब लिखनी पड़ती है, जैसे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो और उसमें कोई टाइम ही नहीं लगता है कि कोई लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे मिनट के अंदर लिख जाती भी है। और ऐसे सर्किल के क्वेश्चन में तो ऐसे हम लोग को लिखना चाहिए जैसे कि सामने वाले को हम सर्किल पढ़ा रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता सर्किल के बारे में, और हमें बताना एक एक चीज़ की, कोई चीज़ यहाँ पे परपेंडिकुलर है या फिर ये लीनियर पेयर एंगल है तो वहाँ पे बताना है। ये नहीं कि एंगल लिख दिया सीधे B+A और AC/B = 180 डिग्री, वहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर देयरफॉर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो कितने इंपॉर्टेंट है आईएससी में, उसके बारे में बताएंगे अरमान सिंह।
तो प्रीवियस ईयर की अगर बात की जाए तो हम लोग तो भाई कोरोना सर्वाइव करने वाले हैं। हम लोगों के लिए तो प्रीवियस ईयर बड़ा बवाल था, क्योंकि हम लोग को पेपर ही ऐसा अलग टाइप से पैटर्न पूरा मिल रहा है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो हाँ, बाकी अगर बात करूँ प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। अब जो आने वाला है तो आपको तो प्रीवियस ईयर आपके लिए मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि अगर अच्छा, आप हाँ, इसमें एक प्रीवियस ईयर की इनके लिए कोई लॉजिक ही नहीं था, क्योंकि इनके पास भाई जो क्वेश्चन पेपर काउंसिल ने डिसाइड किया वो तो न्यू था बिल्कुल। तो इनके पास तो क्वेश्चन ही नहीं थे कि सबसे बड़ी, इन्होंने यहाँ तक कि आपको बताया, इन्होंने बुक्स भी परचेज कर रखी हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की। मैंने भी इनको हेल्प की कि हाँ ये बुक ले लो, ठीक है। और दे आर द बाल विद्यावान पब्लिक स्कूल स्टूडेंट, तो इसकी वजह से मैं भी वहीं पढ़ाता हूँ, मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, वैसे इन दोनों को मैथ्स में ही पढ़ाता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर बुक्स के लिए कि अदर बुक्स में जाओ, ऑब्जेक्टिव में इनके आईसीएसई की बात, आईसीएसई में इशू इतना ज़्यादा नहीं था, बट आईएसटी में बहुत बड़ा इशू था कि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा इशू था। तो उसको हमने बोला आरडी शर्मा से पढ़ो, और एक शायद ओपी मल्होत्रा तो हमारी थी ही, ठीक है। और भी कोई बुक थी जो हमने ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड थी, शायद एमएल अग्रवाल, हाँ एमएल अग्रवाल की बुक थी, तो उसको भी लिया, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड थी, ठीक है। तो अब वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो भी इन लोगों ने परचेज की हुई थी, अमेजन के थ्रू परचेज की गई थी ठीक है। आप लोग अगर परचेज करना चाहें तो, बट हाँ अभी भी शायद 12 क्वेश्चंस हैं आपके। सेक्शन ए में भी आपके 10 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आईएससी में स्पेशलिटी ये है कि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, उनका क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं हुआ जब से उनकी हिस्ट्री है, जब से उन्होंने जितने भी एग्जाम कराए, कभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में रिपीट नहीं हुआ। अदर स्ट्रीम का मुझे पता नहीं, ठीक है। तो और बुक्स क्या डिफरेंट, जैसे आईसीएसई में क्या डिफरेंट बुक्स हैं, इसके बारे में शिवान श्रीवास्तव आपको बताएंगे। मैं भी बता सकता हूँ, बट एज ए स्टूडेंट ही विल टेल यू बेटर। बुक्स मैथमेटिक्स में जैसे मैंने बस दो ही मैंने प्रैक्टिस की थी, क्योंकि एक कई सारी बुक से अच्छा है एक ही बुक्स को कई बार प्रैक्टिस करो। तो मैंने सिर्फ एक जो स्कूल में चलती थी जो ओपी मल्होत्रा वाली, और एक कंसाइज में से काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर से आए थे, सर्किल के ऐसे उस टाइप के। तो मैंने बस यही 2 लगाई थी, और जो बाकी सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे मैंने लगाए थे। और यही है। टाइम मैनेजमेंट पे अगर हम यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट और है टाइम मैनेजमेंट पे, कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो शिवान श्रीवास्तव से ही पूछ लेते हैं। आईसीएसई में बहुत बड़ा इशू होता है, अरमान ने तो बताया, मैं अरमान से एक बार और कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस होकर थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि अब तुम्हारा जो है 3 आवर्स का पेपर है, अब जो बच्चे आने जा रहे हैं, तुम्हारा कैसा था, वो तो तुम्हारा 1 आवर का था, 1 आवर 30 मिनट का था, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, अब जो बच्चे 3 घंटे का पेपर देने जा रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस पर बात बताओ। तो जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करिए तो अगर 3 आवर्स का आपका पेपर है तो आपको मुझसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा, ये तो मैं पहले बोल रहा हूँ। आप मुझसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाले हैं। तो मैं बताऊँ इतना ही कहूँगा कि प्रैक्टिस आप करते रहिए, अपने सैम्पल पेपर्स और सब देते रहिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप लास्ट में आधा घंटा आपके पास ज़रूर बचा रहे, क्योंकि अगर वो आप हाफ आवर अपना नहीं बचा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि आपका पेपर जो है आपको लास्ट में बहुत प्रेशर देने वाला है। क्योंकि अगर हाफ आवर आपका लास्ट में पेपर में नहीं बचता है 3 आवर्स में, तो इसका मतलब ये है या तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी कम है या फिर आपकी स्पीड स्लो है। तो यही आपको अपने प्री बोर्ड और बाकी सब में सर्वाइव करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, वरना फिर आपका जो बोर्ड का पेपर है वो आपको बहुत डैमेज देने वाला है। शिवान श्रीवास्तव से भी पूछ लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इनका। 2 आवर 30 मिनट का होगा अब जो इस ईयर के में बच्चे पेपर देंगे तो सबसे पहले तो जो सेक्शन वाइज ही करना है, जो आता है उसको लगाना चाहिए, जो नहीं आता है उसको खटाक से छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता है तो टाइम कंज्यूम ही होगा आपका। और इतना जो लॉन्ग और जो इतना टाइम लास्ट में से उन्होंने जैसे बताया भैया ने कि टाइम बचा के रखना चाहिए, और जब लास्ट में रिवीजन करना चाहिए तो जो आंसर में जो क्वेश्चन जो लिखे हैं नंबर्स उनसे कैलकुलेशन नहीं कीजिए। एक पेंसिल लेके फिर से जो क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि इसमें शायद कैलकुलेशन मेरी थोड़ी वीक है, तो उसको फिर से लगाना चाहिए, ताकि अगर आंसर गलत भी आ रहा हो तो फिर से रीचेक हो सके।
बहुत अच्छी बात बताई कि अगर जिसमें बच्चों को तो ये बात क्लियर हो जाती है ना कि उनका ये क्वेश्चन गलत होने जा रहा है, ठीक है, भले ही वो सॉल्व कर देते तो उसके लास्ट टाइम पर आप वही 30 मिनट बचा के रखिए, चाहे वो 10th हो चाहे फिर वो 12th हो, आप 30 मिनट बचाइए और उसमें 30 मिनट्स का पूरा यूज करिए कैसे क्वेश्चन चेक करके, ठीक है, जिसमें दिक्कत है आपको। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन क्या सेम रहना चाहिए या आप चेंज कर सकते हो। तो अरमान के क्या थॉट्स हैं, अरमान ने क्या बताने जा रहे हैं, अरमान आपको वो ध्यान से सुनिए। तो सेक्शन वाइज मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अगर जिस सेक्शन की तैयारी अपने सैम्पल पेपर्स करते वक्त आपने ज़्यादा करी है, उस पे सैम्पल उस सेक्शन के ऊपर आप सबसे पहले जाइए। क्योंकि मैंने अगर तैयारी करी थी तो मैंने एम बना के रखा था कि मैं सेक्शन बी जो है मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगा। तो यही करना चाहिए, सेक्शन में अगर आप घुस रहे हैं तो आप उस सेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये नहीं कि सेक्शन बी आप कर रहे हैं फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन उसमें कर दिया एक, फिर आपने सेक्शन बी का कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप सेक्शन बी उठाया, आप अपना क्वेश्चन, अगर उसमें कोई छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन ए में जाइए, उसके क्वेश्चन आपको जो आते थे वो सारे कर लीजिए। फिर लास्ट में जब आपके पास बचे जो क्वेश्चन बचे सेक्शन बी में, उधर सेक्शन बी डाल के आप वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। फिर जब सेक्शन बी के आपके जो बचे हुए तो वो हो जाए, फिर सेक्शन ए डाल के आप अगले क्वेश्चन स्टार्ट करें। बस इतना सिंपल है। कहना था कि आपको अगर आईएससी में आप देख रहे हैं तो आईएससी में आपको केवल 2 सेक्शन अटेंड करने हैं, ठीक है, सेक्शन सी आपको नहीं करना होता जो साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी, अब इन्होंने तो सेक्शन बी अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, इनका पैटर्न अलग था। आपका भी पैटर्न जहाँ तक सेक्शन ए और बी दोनों सेम ही, आपका भी वही रहेगा, ठीक है। 3 आवर्स का पेपर है आपका। सेक्शन ए आप चाहें तो सेक्शन ए पूरा करें कंप्लीट, फिर सेक्शन बी पूरा करें कंप्लीट। सपोज दैट सेक्शन ए में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो टफ है, तो उसको आप क्या काम कर सकते हैं कि सेक्शन बी अटेम्प्ट कर लिया फिर उसके बाद कर सकते हैं। बट वहां जहां आप अटेम्प्ट करेंगे वहां पर आपको वो क्वेश्चन सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये सेक्शन ए का ये वाला पार्ट सब पार्ट है। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। सेम अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी आईसीएसई में भी 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। इन्होंने एक सीक्वेंस से किया था या ऊपर नीचे कैसे किया ये आपको बताएंगे शिवांश श्रीवास्तव। जैसे कि सेक्शन ए में तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन एक साथ ही किए थे। जैसे सेक्शन ए में हम लोग के में तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए ही था, तो उसमें तो ऐसे स्पेस भी वैसे ऐसे आंसर ही सिर्फ लिखना होता। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन्स थे, जैसे मैंने डिसाइड करके गया था कि कौन सा ग्राफ का करना है, ओजीव का करना है, हिस्टोग्राम का, तो मैंने यही सोचा था कि ओजीव का नहीं करेंगे, सबसे ग्राफ में से रिफ्लेक्शन का ही करेंगे। उसमें जो सबसे पहले ग्राफ ही मैंने सबसे लास्ट में किया था, रिफ्लेक्शन मैंने सबसे लास्ट में किया, जो मुझे सिर्फ जिसमें कैलकुलेशन थी उसको मैंने सबसे पहले किया था सेक्शन बी में। और जैसे स्पेस और ये जो होना चाहिए कि स्पेस छोड़ देनी चाहिए क्वेश्चन की, हमें लग सकता है इतना कि इतने में आ सकता है, नहीं तो फिर वो जो चेक कॉपी चेक भी कर रहा होता है वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसका क्वेश्चन एक तो मिल भी नहीं रहा है या फिर बाद में आगे जाके मिला, तो उसको भी चेकिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पर आपको बता दें जो अब स्टूडेंट हैं 2023 के, जो इस समय करंट में आईसीएससी के स्टूडेंट हैं 10th में, उनके पास 3 सेक्शन रहेंगे। इनके साथ इन दोनों के साथ तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो सब चेंज हो गया था। बट अभी के लिए मैं बता दूं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपको करना है, वही आपके 24 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो आपका करंट प्रीवियस में था। तो आप PYQ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, चाहे फिर आईसीएसई का स्टूडेंट हो या फिर आईएससी का स्टूडेंट हो, वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एज पर द काउंसिल उन्होंने जो पेपर आपको बना के भेजा है उसी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और लास्ट ईयर के आप PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि सफलता का श्रेय आप किसको दोगे? ठीक है, तो मैं अपनी जो सक्सेस का हुआ है मैं अपने पेरेंट्स को दूंगा सबसे पहले, बाकी मेरे टीचर्स को, अब मेरे फ्रेंड जो हैं वैभव अवस्थी, वंश अवस्थी, आदेश, इन सबको देना चाहूँगा। बड़ी सपोर्ट किया इन लोगों ने। रात में हम लोग की 10-10 बजे बातें होती थी कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सब लोग साथ में लगा के स्पीड चेक करते थे अपनी। तो ये दूंगा, और फिर मैं टीचर्स को तो अपने दूंगा ही दूंगा। बहुत टीचर्स मिले, कई सारे टीचर मिले, लेकिन कुछ ही टीचर्स होते हैं जो सपोर्ट बहुत करते हैं, बहुत ही कम टीचर मिलते हैं। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर उनको मानिएगा। और मुझे बहुत सारे टीचर मिले, लेकिन 1-2 जो मिले नहीं उतने में, लेकिन जितने मिले बढ़िया मिले। और मैं बाकी ये ज़रूर कहूँगा, मेरा पूरा उसमें मेहनत करी है मैंने। ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैंने मेहनत नहीं करी, सब सपोर्ट उनका था, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं करी, मैंने बहुत मेहनत करी है बस। अरमान ने सच में बहुत मेहनत की है, तो तभी आप समझ सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स इज़ नॉट ए ईजी टास्क, ठीक है। इन्होंने बहुत मेहनत की है। और आपको बताएं कि क्वेश्चंस अगर सपोज दैट मैंने व्हाट्सएप पे भेजा तो रिस्पॉन्स आएगा, बंदा रिस्पॉन्स जरूर करेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने व्हाट्सएप पे कभी भी किसी ग्रुप में कोई क्वेश्चन भेजा है
चाहे फिर वो 10th हो या 12th हो, आप रिस्पांस ज़रूर दीजिए, है ना। और शिवांश श्रीवास्तव के लिए ये देखते हैं किसको क्रेडिट देते हैं। जहाँ तक है ये भी सेम ही होंगे, अधिकतर बच्चों को सेम ही होते, बट इनका हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। तो मैं अपने सक्सेस का क्रेडिट मैं सबसे पहले तो गॉड को देना चाहूँगा, क्योंकि वही सृष्टि के करता धरता है, उनके बिना कुछ होता नहीं है, पत्ता तक नहीं हिलता है। और मैं फिर अपने टीचर्स को जो मुझे पूरे साल मुझे मोटिवेट करते रहे कि ये करना चाहिए, गाइडेंस देते रहे। और मेरे पेरेंट्स को जो मुझे सामने से ही कहते थे कि ज़्यादा परेशान ना हो, जितने परसेंटेज आए उतने ही बढ़िया है। और मैं अपना सक्सेस रेट मैं अपने कंपटीटर को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो वो वही था जो कि मुझे बूस्ट करता रहता कि मुझे उससे आगे निकलना है। और मैं अपना सक्सेस क्रेडिट एक मेरे फ्रेंड्स को भी देना चाहता हूँ, जो मेरे साथ जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ मुझे हमेशा प्रमोट करते रहते हैं कि ऊपर बढ़ो, नहीं कर सकते हो जाएगा, बिल्कुल होगा, अरे तुम तो कर ही लोगे। मैथमेटिक्स कितना एक क्वेश्चन है दोनों लोगों को, बड़ा सोच समझ के जवाब दें कि मैथमेटिक्स को एक दिन में कितना टाइम आपको देना चाहिए। ये आप दोनों आराम से सोच लो, ठीक है, और फिर बताओ मुझे कि एक बच्चे को, जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, अपनी क्लासेस कर रहा है। जनरली हमने देखा है कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं वो पीसीएम पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उन बच्चों को भी सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देना चाहिए। सेल्फ स्टडी तो सबको देनी चाहिए, ये करनी चाहिए, उसके बिना तो कुछ हो नहीं, चाहे जितना आप कोचिंग पढ़ लो, चाहे जितना आप कुछ भी कर लो, ठीक है। मेन मैटर है सेल्फ स्टडी का। अब इन दोनों ने कितना दिया है वो देखते, कोचिंग दोनों ने करी है, इससे कोई मैटर नहीं करता, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अब इन्होंने मैथमेटिक्स को कितना टाइम दिया है, बस इनको ये बताना है, और वो भी आवर्स में देना है। ये सर ने बड़ा बना दिया। आवर्स में अगर मैं बोलूँ तो मुझे जितना मज़ा आता था मैं तब तक मैथमेटिक्स लगाता था, जब तक मुझे क्वेश्चन सॉल्व बहुत बढ़िया होते जाए मैं करता। तो अगर मैं मिनिमम सबके लिए बोलूँ कि अगर कितना करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप 2 आवर्स तक दे सकते हो मैथमेटिक्स को, इतना तो बनता है भाई। 2 आवर्स अगर मैथमेटिक्स को दोगे तो आपको ज़रूर से वो प्रॉफिट करेगा, और ज्वाइन करो। लेकिन ये है, आप सेल्फ स्टडी में 2 आवर्स तो आपको देने ही देने, बिना उसके कुछ नहीं होगा। और बाकी मेरी एक ट्रिक है जो मैंने बहुत ही कम लोगों को बताई, शायद मेरे दोस्तों को पता होगा, बाकी मैंने अभी जूनियर्स को 1-2 को बताई थी कि मैं फार्मूला बुक बनाता हूँ। मेरी मतलब फार्मूला बुक क्या बनाता, मेरी बहुत पतली सी कॉपी थी, मैंने टीचर्स ने एक ने बताया था कि फार्मूला लिखना चाहिए, लेकिन पहले मैंने इतना ध्यान नहीं रखा। अगर 10th के हो, इंटर के हो, तो एक पतली सी कॉपी फिजिक्स की और मैथ की, जो चैप्टर पढ़ो, जो भी चैप्टर पढ़ो मैथ में फिजिक्स में, उसके एक फार्मूला जरूर लिखते जाओ साइड में। एक कॉपी रख लो जिसमें सिर्फ फार्मूले लिखो, मेरे पास अभी भी रखे हो, वो मुझे पता है कि वो मुझे आगे भी काम आएगी, इसलिए ज़रूर करना। बहुत अच्छे। आपको वैसे बता दें कि ऑनलाइन के टाइम पे बाल विद्यावन पब्लिक स्कूल ने अपने बच्चों के लिए जो अरेंजमेंट किए वो कभी किसी ने नहीं किए, ना मैंने देखा। जो प्रिंसिपल मैम ने और वाइस प्रिंसिपल ने अपने बच्चों के लिए किया है, मैंने वो कभी और कहीं भी नहीं देखा, ठीक है। कोविड के पीरियड में जब पूरी की पूरी दुनिया लड़ रही थी उससे, बच्चा परेशान था कि अब उसकी क्लासेस कैसे होंगी, खासकर ये लोग, इनकी तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी, है ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरा पीरियड है और इसमें सारे बच्चे ऑनलाइन, अधिकतर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सारे ऑनलाइन। वैसे आपको बता दें, जो मेरे स्कूल में 23 स्टूडेंट्स का बैच है, उसमें से 13 स्टूडेंट्स ऐसे जिनका 90+ है, और सारे के सारे 80 एबव, जो भी है 80 एबव है। आप समझ सकते। वैसे मैथ इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ इज़ लव। जो जितना मन करे, जितना देर इंटरेस्ट बना रहे उतना देर लगाना चाहिए, जैसे ही दिमाग फर्स्टेड। और सब मैथ को सबसे पहले पढ़ना चाहिए डे के, जैसे डे में जब भी सेल्फ स्टडी स्टार्ट की है तो, क्योंकि ब्रेन की तब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जब तक, और सबसे लास्ट में अगर करेंगे मैथ डे के एकदम, तो ब्रेन इतना टायर्ड हो जाता है कि मैथ्स फिर पसंद भी नहीं आती है लगाने को, और मन भी नहीं करता है। और जब मैथ्स जब लगानी चाहिए सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जो क्वेश्चन में जिसमें अटके हैं, या फिर जिसमें कोई नया एप्लीकेशन यूज़ हुआ है कि किसी नए तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, तो उसको टिक करते रहना चाहिए, और एग्ज़ाम से पहले उन्हीं क्वेश्चंस को लगाना ही भी चाहिए। और मिनिमम कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना चाहिए मैथ्स को हर दिन। और ये नहीं कि आज के दिन 2.5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन सोचेंगे कल तो पढ़ लिया तो 2.5 घंटे अब नहीं पढ़ेंगे फिर से। तो डिसिप्लिन रहना चाहिए मैथ्स के अंदर। मतलब एक तरीके से बात कहना चाहता है कि रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, है ना। आप 2 आवर्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आईएससी के जो स्टूडेंट्स हैं और चाहे आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो। 2 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे तो मिनिमम इन्होंने बताया है, मैक्सिमम तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, जब तक आपका इंटरेस्ट है, जब तक है आप चल रहे हैं। मगर आप सोच रहे हो कि 2 घंटे से कम पढ़ लेंगे और आप 90+ ले आए तो दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी, ठीक है। और सेल्फ स्टडी हैज़
एन इम्पॉर्टेंट रोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सब सीखिए, जो भी बातें इन्होंने बताई उनको फॉलो करिए। अब जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हर एक चीज़ को सुन भी रहे हैं ना, समझ भी रहे हैं। अब आज इससे पहले आपको बता दें, मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसमें वॉइस नहीं आई थी, बड़ा हम लोग परेशान हो गए, फिर दोबारा हम लोगों को ये अपलोड करना पड़ा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।